हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो ये वीडियो बनाने का जो एम है, पढ़ाती तो मैं आप लोगों को रहती ही हूँ और पढ़ाऊँगी भी है। ये जो वीडियो बनाने का एम है ये कुछ अलग है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा तो शायद आपके जो विचार हैं उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। बात करते हैं क्या मैं कहना चाह रही हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय माहौल बहुत नेगेटिव है। कितने परिवारों ने अपने बहुत से मेंबर्स को खो दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं। नेगेटिविटी का ये हाल है कि जॉब ना मिलने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्राइवेट टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सैलरी नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें मेरे पास भी, जैसे भाई यूपीटी जीटी पीजीटी की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से तैयारी नहीं कर पाते और उन्होंने मुझे मैसेज करते हैं मेरे ऐप पर आकर कि हम नहीं कर पा रहे हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लिखते हैं। देखिए, जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी जो बनती है औरों के प्रति, उसको मैं निभा रही हूँ। देखिए, कम्प्लीटली जो मेरे ऐप पे क्लासेस हैं मैं वो फ्री क्लासेस नहीं दे सकती क्योंकि भाई मेरा घर चलता है उससे। लेकिन जो यूट्यूब की क्लासेस हैं, आपको भी पता है यूट्यूब पे मैं इतना कंटेंट दे रही हूँ कि अगर आप उसे थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जो मटीरियल मैंने आपको जिस तरीके से इससे पहले वीडियो में बताया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उनका प्रिंट आउट भी नहीं निकलवा सकते तो उन्हें लिखकर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल काफ़ी वो रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस परेशानी के समय में अपने आप को इतना नकारात्मक मत कीजिए, अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए, अपने आप को कम करके मत आकिए। हम जैसा सोचते हैं खुद के लिए वैसे ही बन जाते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो YouTube पे अपनी पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज़ें शेयर करने वालों में से नहीं हूँ, मगर आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने YouTube परिवार के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँ जिससे YouTube को भी ये लगे। मेरी शक्ल सूरत देखकर और ये सब कुछ देखकर लोगों को ये लगता है कि बहुत ठीक है, प्रॉस्परस है, ये है वो है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहती हूँ। हो सकता है इससे कुछ लोगों को ये मिले मोटिवेशन कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ते चले जाना। आपको पता है, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे जीवट वाली महिला मैंने देखी वो मेरी माँ है। क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरा जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ। मेरे फादर बहुत कम उम्र में 41-42 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में जनरल मैनेजर बन गए थे। हम 3 भाई बहन हैं मैं सबसे बड़ी हूँ और बहुत अच्छी लाइफ थी। साहब के बच्चे, बहुत कोठी वोठी मिली हुई थी कंपनी की तरफ से, तो साहब के बच्चे और ये सब बड़ी अच्छी लाइफ हमारी चल रही थी। अचानक मेरे फादर को पीलिया हुआ और चटपट जो है उनकी डेथ हो गई जब मैं केवल 12 साल की थी और मेरा सबसे छोटा वाला भाई 6 साल का था और उनकी डेथ हो गई। मम्मी पढ़ी लिखी थी लेकिन MA BEd उन्होंने करा हुआ था। सरकारी नौकरी उन्हें मिल गई, लेकिन मेरे फादर की तनख्वाह के मुकाबले, उनके स्टेटस के मुकाबले उन्हें एक बहुत मतलब लो कैटेगरी की जॉब जो है वो मिली, क्योंकि जो जॉब अवेलेबल थी उन्होंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जॉब अवेलेबल थी वो जॉब उन्होंने ले ली। क्योंकि जिस समय मेरे फादर की 92 में डेथ हुई, उस समय संख्या इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और कुछ मेरे पापा को अति विश्वास था कि जो है जो घर पैतृक घर है या वो है वो उनको मिल जाएगा और ये सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब उनकी डेथ हुई तो ना सिर पे छत थी और सरकारी नौकरी लेकिन मम्मी को मिल गई। उनके पापा के इतनी अच्छी उनकी इमेज थी कि उनके दोस्तों ने उन्होंने मदद करवा के मम्मी को सरकारी नौकरी एक मतलब जीवन यापन के लिए एक बहुत कम पैसों में नौकरी मम्मी को मिल गई। अब हमारा उस समय जो हम लोग थे उस समय चरखी दादरी एक हरियाणा में जगह है, वहाँ पर थे। अब मम्मी ने वहाँ हम कोठी में उस फटाफट खाली करने का लगातार प्रेशर आने लगा, क्योंकि अब हम साहब के बच्चे तो रहे नहीं थे।
तो मम्मी ने कहा यहाँ मेरे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने जो है मेरठ ट्रांसफ़र लिया। और मेरठ में मम्मी ने बहुत छोटे से 2 कमरों के घर में हम लोग रहने के लिए आए, और तीनों बच्चों को हमको स्कूल में डाला गया। और आप खुद भी सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक अकेली महिला के लिए जैसे 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी मिलती हो, तो उसके लिए मेरी मम्मी 36 साल की उम्र में विडो हो गई थी। तो कितना मुश्किल है उसके लिए अपने बच्चों को पालना, उनको अच्छा इंसान बनाना। खैर चीज़ें शुरू हुई, ये तो एक शुरुआत भर थी। हमने मेरठ में आके शुरुआत करी। हम तीनों भाई बहन पढ़ाई में, मतलब मैं और मेरा बीच वाला भाई बहुत अच्छे थे, छोटा वाला भाई ठीक था, बाद में सही हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं वो शुरू हुई। अब कहानी यहाँ से ऐसे शुरू होती है कि जब मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरे पर जिम्मेदारी ज़्यादा थी। मेरी मम्मी जब ऑफिस जाने लगी और सब कुछ जो है वो चीज़ें ठीक ठाक चलने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बीच वाले भाई को आईआईटी की तैयारी करनी शुरू करी। तो आईआईटी की तैयारी के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कोचिंग के लिए नहीं थे पैसे, तो मेरे भाई ने अपने आप निकाला बिना कोचिंग के, आईआईटी करा। और मेरे को जो है 12वीं के बाद ये हो गया था कि भाई लड़की की शादी कर दो, लेकिन इस तरह मेरी मम्मी ने कहा भाई जितना पढ़ना है उसको पढ़ने दो। खैर उनके प्रयासों से और उससे, और मेरे अंदर भी कुछ करने का वो था, तो मैंने बीए और एमए दोनों में गोल्ड मेडल जो है वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिला, और स्कॉलरशिप से मैंने पढ़ाई करी। तो यहाँ तक ये तो संघर्ष था कि भाई मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाई। मैंने साधारण बीए एमए करा। उसके बाद मैंने जब अपना पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया, तभी मेरी शादी जो है वो हो गई 2006 में। मेरे भाई ने अपने आप अपनी मेहनत से निकाला, छोटे वाले भाई ने भी अपनी मेहनत से अपने आप जो है वो आईआईएम से एमबीए करा। और हम लोगों ने कभी जो है हमारी जो फ़ीस वगैरह है सब कुछ है, वो मेरे भाई की भी जो है उसने अपना, मम्मी केवल हॉस्टल की और उसकी दे देती थी, बाकी उसने अपने आप ही मैनेज करी। आईआईटी से पढ़ा वो, और छोटा वाला भी उसमें पढ़ा। लेकिन हम अपनी मम्मी के पास जितनी चादर थी उतनी हमने पैर पसारे, हमने आलतू फालतू चीज़ों के लिए कभी कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जब मेरी शादी की बात आई, शादी फिक्स हुई, अच्छे घर में शादी जो है वो हो गई। और शादी के बाद और बहुत सी औरतें जो इस परिस्थिति से निकल चुकी होंगी या इस परिस्थिति को भुगत रही होंगी, वो ये समझ सकते हैं। मेरा शादी के बाद ही उसमें प्राइमरी के उसमें हो गया था, जो सरकारी उसमें उस समय वो निकली हुई थी, जो स्पेशल बीटीसी वाली वो निकली हुई थी, मेरा भी उसमें हो गया था। लेकिन मेरे को कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ की वजह से, और उससे कि मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई। तो मेरी एक वो जॉब जो है वो चली गई, मैं नहीं कर पाई, मैंने अपने परिवार के लिए उसको छोड़ दिया। अब सबसे बड़ी परिस्थिति मेरी इस ज़िंदगी में ये बनी कि जो है माँ बनना हर एक औरत के लिए बड़ी ही, बहुत ही खुशी का पल होता है। वो खुशी का पल मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से जो है वो आया। 2006 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने लगातार 4 मिसकैरेजेस झेले, और वो भी बहुत ही भयंकर। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कम्प्लीटली ये मना कर दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कि उसमें मेरी जो ये स्थिति थी कि मेरा यूट्रस बहुत कमज़ोर है, वो है ही कमज़ोर है। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपनी उसमें लग गई, अपनी पढ़ाई में, और उसमें तो एक और मौका मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का आया। मैं एक कॉलेज में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही थी, और मैंने लगातार जो है वो पढ़ाती रही। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक इंसान जो, मैं इस चीज़ में, मैं वो दर्द, वो परेशानियाँ, वो सब चीज़ समझती हूँ कि एक औरत को ख़ास तौर पे लोग आपकी कमज़ोर नस पे ना बार बार प्रहार करते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपसे पूछेंगे, और भाई नौकरी कब मिल रही है, शादी नहीं हो रही तो शादी कब हो रही है। शायद लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर लेकर खुशी होती है।
लोगों को उस चीज़ को, उस कमज़ोर नस को दबा के खुशी होती है। उस स्थिति में खुद को मजबूत रखना, उस स्थिति में खुद से खड़े होना एक बड़ा मुश्किल काम है। मेरी उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि मैं नहीं बन सकती, लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया था जैसे मैं कोई अछूत हूँ। और मैंने हर तरीके के पार्टीज़, फंक्शंस उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। मेरी स्थिति एक ऐसी हो गई थी जैसे एक हाफ डिप्रेस पागल इंसान होता है जो हर किसी से लड़ने और उसको उसकी लड़ने के लिए जाता है। इवन कॉलेज में भी मेरे साथ ये होता था कि जो हर फालतू का काम होता था वो मेरे लिए रखा जाता था, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस औरत के बच्चे नहीं वो सबसे ज़्यादा फालतू है। तो मैं सबकी नज़र में एक फ़ालतू इंसान थी, मेरे परिवार के और मेरे हस्बैंड को छोड़कर सबकी नज़र में मैं एक फ़ालतू इंसान थी। मैं इस समय इतनी डिप्रेशन में आ गई थी कि अच्छा खासा मेरा जो पढ़ाई का और उसका वो था, मेरे डिप्रेशन की वजह से मेरे परेशानी होनी शुरू हो गई थी। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था डिप्रेशन का, मेरा फर्टिलिटी का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मैंने छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दी। उस नेगेटिव चीज़ में, उस नेगेटिव माहौल में मुझे जो है फिर मैंने खुद को संभाला और उसको मैंने अपने आप को उस चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी और मैंने सारे इलाज विलाज सब छोड़ दिया। मैंने केवल अपने करियर पे और उस पर फोकस करना शुरू करा। तो अचानक एक दिन मुझे पता चला कि आई कंसीव्ड। अब आपको पता है उस कंसीव करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि जो मेरे साथ हमेशा होता आया है कहीं वही ना हो। खैर मैंने उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़े, उस चीज़ को करा, मैंने उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ते बढ़ते मैंने उस चीज़ को संभाला और फिर एक दिन फिर यही स्थिति जो है वो आ गई, क्योंकि मेरा यूट्रस कमज़ोर है तो वो 5 महीने के बाद जो है वो बच्चे का वो वेट नहीं ले पाता। डॉक्टर ने हालांकि सब ट्रीटमेंट वगैरह सब करा था, लेकिन फिर वही स्थिति जो है वो बन गई थी। लेकिन उस समय मैंने उस नेगेटिव परिस्थिति में अपने आप को एक ये दिलासा दिया कि ये बच्चा तो इस बार दुनिया में ज़रूर आएगा। और बहुत बहुत मेरी, आप जानते हैं उस समय मैंने ये पेपर दिया था और जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अब उसकी जॉब के बारे में मैं क्या कहूँ, उसके लिए दिया था, लेकिन मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। तो जिस समय मेरा इंटरव्यू होना था मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, तो मैं नहीं जा पाई, छोड़ दिया मैंने वो अपने बच्चे के लिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये मेरी बेटी जो है वो हुई और उसके बाद मैंने दोबारा से चीज़ों को संभालना शुरू करा और कोचिंग जो है वो स्टार्ट करी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो मैंने कोचिंग को जो है वो स्टार्ट करा। अब सब कोचिंग में बड़ा अच्छा सा चल रहा था, मेरिट में बहुत अच्छे थे, नाम था, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया था। 2020 में जब कोरोना आया, आपको पता है हम लोग मेरठ में हमारा जो ऑफिस जो बिल्डिंग थी और तो 40,000 रेंट हम लोग पे करते थे और उसके बाद भी अपने घर के लिए सब चीज़ निकाल लेते। कोरोना ने सारी चीज़ ख़राब कर दी। रेंट तो दूर की बात है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई, बहुत सारा चीज़ों को वो कर दिया। अब यहाँ से कहानी ये टर्न लेती है, मुझे ये समझ में नहीं आया पिछली बार कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कोचिंग नहीं जा सकती, मैं अपने घर के खर्चे कैसे चलाऊँ, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करूँ। तो मुझे ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा जो है वो, मैं ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं थी, मैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को वो करा कि इस डर से उभर कर मैंने YouTube पर करना शुरू करा, पढ़ाना शुरू करा, लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू करा, ऑनलाइन मैंने पढ़ाना शुरू करा। सबसे बड़ी चीज़ मेरी ये है कि मैं जो मेरी बात है वो ईमानदारी की है, मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जब पढ़ाना शुरू करा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। तो मुझे चीज़ों से बारे में ये पता चला कि अगर आप अपनी किसी चीज़ से डरते हैं तो वो डर आपके सामने सबसे पहले आके खड़ा होता है, लेकिन अगर आप उस डर पे काबू कर लेते हैं, यानी कि उस डर को अगर आप उबर जाते हो उस डर से, तो परिस्थितियाँ भी आपका साथ देती हैं और परिस्थितियाँ आपका साथ देती हैं, आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आपने सोचा है।
तो देखिए, मैं एक चीज़ मानती हूँ, साधनों के अभाव में बहुत सारे लोग जो हैं वो रह जाते हैं, साधनों के अभाव में लोग चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तरफ से एक प्रयास है यूट्यूब पे कायदे की एजुकेशन देकर अपने उन प्यारे जो है स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना जो किन्हीं कारणवश चीज़ों को नहीं कर सकते। और मैंने अपने इससे पहले वीडियो में साफ बताया कि कुछ नोट्स मैंने दिए हैं, कुछ आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसे जो है वो निकाल सकते हैं। एक राह मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको उस पर चलना है। पता है आपको, मेरा ऑनेस्ट एफर्ट है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जितना आप फ्री में दे देते हो उतना लोग पेड क्लासेस में नहीं देते। ये उनका अपने प्रति ईमानदारी है। मेरी ईमानदारी का मैं अगर ये कहूँ कि मैं बहुत से लोग जो है वो कहते हैं ऑनलाइन में बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन मैं इसलिए बेवकूफ़ नहीं बना सकती क्योंकि मुझे पता है यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग पैसे मैनेज करके पैसे जो है वो कमाते हैं, कहाँ से वो करते हैं यार। और आप किसी के पैसे एक बार मार लोगे, 2 बार मार लोगे, उसके दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना कहीं कभी तो लगेगी। मुझे इतने लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ट्रू ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, करूँगी और करती रहूँगी। हालांकि मुझे बहुत, मेरे को क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से ये लगता है कि मैं जो वाकई में ज़रूरतमंद है उनके लिए जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। अब मैं आपको एक साफ ये चीज़ बोलती हूँ, देखिए कि मैं ना अपने ऐप पर पेड क्लासेस जो हैं वो फ्री नहीं दे सकती, ये आप भी समझते हैं, वो फ्री नहीं दे सकती, वो मेरा काम है। लेकिन मैं YouTube के माध्यम से जो नोट्स हो सकते हैं, जितना भी मैं आपको दे सकती हूँ, और आप उससे आगे खुद बढ़ा सकते हैं। मैं आपको सोर्सेज बता सकती हूँ जहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं। साधन के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये मेरा मोटिव है। थोड़ी सी और चीज़ें हो जाए तो और बहुत कुछ करने का मेरा प्लान है कि मैं बहुत कुछ करूँगी। तो अगर आपको ये लगता है कि सब तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचिए, अंधेरे से आगे ना रोशनी है, मिलेगी, मंजिल मिलेगी। जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, जब वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्यों? लोगों की बातों से। हम उतना ना खुद से नहीं नेगेटिव होते जितना लोगों की बातों से जाते हैं। ये बात मैं बिल्कुल समझती हूँ। वो लोग आपके वही लोग हैं जो आपको जो है डीमोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब आप कुछ बन जाएंगे तो ये वही लोग हैं जो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि इनकी बातों को दिल से मत लगाइए। फ़र्क पड़ता है यार, इंसान है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन मजबूत बनिए। विकट परिस्थितियां हैं, आप ही के लिए नहीं है, सब के लिए हैं। उन विकट परिस्थितियों में टूट जाएंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, सिरे से ख़त्म हो जाएंगी। उन विकट परिस्थितियों को अपॉर्चुनिटी मान के अगर कुछ कर जाएंगे तो वो ज़िंदगी आपकी हमेशा के लिए बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए। अगर आप इससे आपका कुछ भी आपको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं ना स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बोल सकती, और जो मेरे दिल में था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और अभी थोड़ी देर में या फिर कल मैं आप लोग देखती हूँ, मैं अभी वीडियो आप लोगों के लिए पढ़ाई से संबंधित भी ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं लेक्चर में।